In welcome back to my channel and today I will share the most important topic जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में शेयर कर चुकी हूँ। फर्स्ट यूनिट से अगेन ये स्टार्ट जो किया है उसमें अदर क्लासेस तो आपको मिल जाएंगी ओल्ड ईयर की भी, बट ये न्यू ईयर के अकॉर्डिंग सेकंड क्लास है। आपको हर एक यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं शेयर कर दूंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, हर एक चीज़ इस चैनल पे शेयर है, तो देख लीजिएगा। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने बताया हुआ है। तो चलो अब आ जाते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है पितृसत्तात्मकता से आपका क्या आशय है, इसकी अंतःक्रिया तथा पहचान की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, सॉरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके, ठीक है। MS को लिखना चाह रही हूँ मैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है। या कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, रिप्लाई हमेशा आप सबको मिलता रहा है, मिलता रहेगा, ठीक है। तो बस इस पर आई नोट डाउन कर लेना। बाकी मैं तो एंड ऑफ द सीज़न सभी को आपका रिवीजन कराती हूँ, तो मैं रिवीजन भी कराई दूँगी। अब देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैट्रियक्स, है ना। पितृसत्तात्मकता से क्या मतलब है, इसकी विवेचना कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए, इससे आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, मनुष्य समाज में उत्पन्न होता है और आजीवन वह समाज का सक्रिय सदस्य रहता है। समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, चलाने के लिए कुछ व्यवस्था तथा नियम होते हैं जिनका पालन समाज के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। सामाजिक ताने बाने में परिवर्तन होता रहा है, परंतु ये परिवर्तन अचानक न होकर दीर्घकालिक होते हैं। पहले जो ये लिखा हुआ है ना वो बताती हूँ, फिर समझाऊंगी कि एग्जैक्टली ये लिखा क्या हुआ है ना, ठीक है। प्राचीन काल से ही स्त्रियां और पुरुषों के मध्य कार्य का एक विभाजन कर दिया गया है। परिणाम तो ये कार्य रूढ़ हो गए हैं कि पुरुष अमुक कार्य नहीं कर सकता और स्त्री ये कार्य नहीं कर सकती, ठीक है, बल्कि ये व्यवस्था के तहत किए गए हैं। पुरुषों को बाहरी कार्य की जिम्मेदारी इसलिए दी गई थी क्योंकि स्त्रियों को संतानों बालकों के लालन पोषण, है ना, उनका काम दिया जाता था। परिणाम स्वरूप स्त्री को कार्य को अनुपादक माने जाने लगा क्योंकि वह धन का अर्जन नहीं करती और संपूर्ण परिवार को कमाकर खिलाने के लिए पुरुषों का महत्व अधिक माना जाने लगा और आर्थिक अधिकारों के विषय में पुरुषों की ही प्रमुखता दी गई। देखो, पुराने टाइम से जब भी हम समाज है हमारा, हमारे आसपास है, जो लिखा हुआ है पहले से एक्सप्लेन करते, पितृसत्तात्मकता से मतलब क्या है। जो हमारा समाज है वो दो लोगों से बन के बना है, लेडीज एंड जेंट्स, है ना, गर्ल्स एंड बॉयज़। सिंपली जब हम पुराने टाइम में थे तो हमारे समाज में कुछ रूल थे, है ना। वो सब रूल बेकार नहीं थे उस टाइम पे, वो बेकार नहीं बनाए गए थे, गलत नहीं बनाए गए थे, वो सिंपली ऐसे बनाए गए थे क्योंकि अगर आज से 50 साल 100 साल पीछे, 100 साल पीछे जाओगे, 200 साल पीछे जाओगे तो सिचुएशन अलग थी। तो वहाँ पे क्या था कि जेंट्स बाहर जाके कमाएंगे, लेडीज़ घर पे रहेंगी। घर पे क्यों रहेंगी, क्योंकि एक तो भाई उन्हें बेबी को बर्थ देना होता है ना, बर्थिंग की प्रॉब्लम होती है, देन उन्हें उनको पालना पोसना भी होता है। तो इसलिए हमारे बुजुर्गों ने ये बोला था कि जेंट्स बाहर जाके कमा लेंगे अगर लेडीज़ घर में ये काम कर रहे हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये एक सोच बन गई कि जो लेडीज़ है वो पैसे नहीं कमा के ला सकती, वो ये काम नहीं कर सकती, जेंट्स हैं वो ये काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ पैसे कमा के ला सकते। तो ये रूढ़िवादी चलता गया और एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि इन चीज़ों को निषेध माने जाने लगा कि लड़की घर से बाहर नहीं जाएगी और पैसे नहीं कमाएगी, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। देन इस प्रकार पुरुष प्रधान समाज की स्थापना हो गई, है ना, जहाँ पे पुरुष को वैल्यू दे दी कि पुरुष ही पैसे कमा के लाता है, तो पैसों से घर चलता है, मेहनत कुछ नहीं है लेडीज़ की, है ना, वो जो पालन पोषण करती है वो कुछ नहीं, जो पैसे कमा के लाता है वो इम्पोर्टेंट हो गया। और उसे ही हमने महत्व देना स्टार्ट कर दिया कि पुरुष बहुत ज़रूरी है, भाई हमारे बेटा बहुत ज़रूरी है, कहते हैं ना सब, तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कमा के ला के खिलाएगा। सिर्फ इसके पीछे एक ही रीज़न है, इस सोच का बता रही हूँ, ठीक है। तो इसी कारण पुरुष प्रधान हमारा समाज हो गया, ठीक है। और स्त्रियों की जो स्वतंत्रता थी उन्हें लिमिटेशन में कर दिया गया। तो जो पितृसत्तात्मकता है दो शब्दों से बना है ना, पितृ प्लस सत्तात्मकता। तो पितृ का अर्थ है पिता और सात्मकता का अर्थ है सत्ता। तो पुरुषों को सत्ता दी जाने लगी। क्लियर। अब आ जाते इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। या सबसे फर्स्ट, पुरुष प्रधान समाज, है ना। पुरुष के अधिकार अधिक विस्तृत होते हैं, पुत्र का विशेष महत्व होता है। पितृसत्तात्मकता में विवाह के पश्चात आने वाली स्त्रियां पति और पुत्र तथा अविवाहित के संरक्षण में रहती है। स्त्रियों के पास संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं होता और पितृसत्तात्मकता समाज में निर्णय शक्ति पुरुषों में निहित है।
यानी कि इसकी विशेषता क्या क्या मैंने बताया, बेटा होना बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए लड़का बहुत ज़रूरी है, जो जेंट्स के हक हैं वो बहुत ज़्यादा है, हमारी जो जायदाद है, हमारे जो बुजुर्गों की कमाई है वो सिर्फ पुरुषों की है, उसमें स्त्रियों का कोई हक नहीं है, और जो सत्तात्मकता है वो विवाह के पश्चात स्त्री के पति को दी जाएगी, स्त्री को नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्लास कैसी लग रही है एक बार बता देना, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका हम आ जाते हैं 7 पॉइंट पे। शक्तियाँ तथा अधिकारों का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होता है, न कि पुत्री की ओर, है ना। यानी कि हमारा जो अधिकार है, मेरे पापा के जो हक है वो मुझे ना मिलके मेरे भाई को मिलेंगे। तो ये एक सोच है, वो अलग चीज़ है, हमें वो नहीं चाहिए। ये होना चाहिए कि सबकी सोच है, उन्हें चाहिए तो वो ले लीजिए, नहीं चाहिए तो भाई के। बट हमारे समाज में क्या है, आज तक जो एजुकेटेड है वो तो फिर भी डेवलप हो गया, बट आज के टाइम में भी ये कुरीतियाँ चली हुई हैं कि राय सिर्फ जेंट्स देंगे। अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, आज से 4 से 5 साल पहले की बात है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तो मैं नॉर्मली लाइट की फिटिंग होती है वो बता रही थी भैया को। ठीक है, मैंने बताया भैया ये फिटिंग ना आपको ऐसे ऐसे करनी है, एंड ही विल लाइक ठीक है अपने पापा को बुलाओ। मैंने कहा क्यों, पापा को क्यों बुलाना है? क्योंकि वो बताएंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग लाइट करूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो, मैं एक कस्बे से बिलोंग करती हूँ, मैंने गांव का कस्बे से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, थोड़ा डेवलपमेंट है वहाँ पे, बहुत डेवलपमेंट है गाँवों के अकॉर्डिंग तो। बट वो भैया गांव से बिलोंग करते थे, तो उनके लिए मेरे कहने का कोई मतलब नहीं था। आज के टाइम में, आज से 4 से 5 साल पहले आप सोच सकते हो, वो आज भी उस सोच में हैं कि लेडीज़ की नहीं माननी, उनमें माइंड नहीं होता, उनकी सोच नहीं होती। तो उन्होंने जब तक मेरे पापा से नहीं सुन लिया ना कि भाई जैसे ये बता रही है ऐसे कर दो, उन्होंने बिलीव नहीं किया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ही इज़ इग्नोरिंग। इवन मैंने फिर ध्यान दिया, अच्छा इनकी सोच ये है, क्योंकि मैं 2 से 3 दिन से देख रही थी, उनसे मैं कुछ भी कहूँ ना, ही विल इग्नोर फॉर, मतलब फ्रीली इग्नोर कर रहे थे, उससे सुन ही नहीं रहे थे। तो मुझे लगा शायद ये ऐसे करे, पर मुझे बाद में पता चला ओ इनकी थिंकिंग तो अभी बहुत पीछे है ना। तो वो है पुरुष समाज प्रधान, आज भी आपको अपने आसपास देखने के लिए मिल जाएगा कि लेडीज़ की बात को आज भी उतना नहीं वैल्यू करते। उनका क्या मानना है कि पढ़ के क्या करेगी, माइंड लगा के क्या करेगी, लाइट बताना कोई लड़कियों का काम थोड़ी है। अरे भाई ऐसा नहीं होता। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो कि जेंडर वाली जो बुक ये मैंने करी थी ना बीएड के टाइम पर, तो आई विल एक्साइटेड कह रही ये तो मैंने खुद ने देखा है, तो मैं खुद से लिख सकती हूँ। तो यही बीएड है कि खुद से लिखना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही होगी। अब आ जाते हैं अंतःक्रिया और पहचान की आवश्यकता, यानी कि जो हमारा पितृ सत्तात्मकता है उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। चलिए, पितृसत्तात्मकता समाज में स्त्रियां चाहे जिस भी भूमिका में हो, ठीक है, स्त्रियां चाहे जिस भी भूमिका में हो, उन पर किसी न किसी पुरुष का नियंत्रण सदैव बना रहता है, चाहे वह पिता का हो, पुत्र का हो, भाई का हो, किसी का भी हो। पुरुष यहाँ पर स्त्रियों से जुड़े विषय का निर्णय लेते हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व वहन करते हैं, परंतु स्त्रियों का अपनी स्वतंत्रता, अस्तित्व और व्यक्तित्व होता है, और स्त्रियों को आवश्यकता से अधिक पराश्रित कर देने से उनकी तर्क, निर्णय और विवेक क्षमताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि देखो, हम हैं, लड़कियां हैं, तो हम पे किसी न किसी की लिमिटेशंस हमेशा रहेगी, कभी पेरेंट्स की, है ना, यानी कि पापा की, कभी बच्चे की, है ना, पुत्र की भी। जब हम एजड हो जाते हैं तो हमारे बेटे हम पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं हमारी सुरक्षा के नाम पे, देन हमारे हस्बैंड लगाते हैं। तो किसी न किसी तरह से क्या है कि लड़कियों पे कंट्रोल रखा जाता है, और ये फैक्ट है, जितना आप उन पे कंट्रोल रखोगे उनका माइंड डेवलप नहीं होगा। डेवलप नहीं होगा तो ना तो उनके अपनी बात का वजन होगा, ना उन पे कुछ करने की उनकी क्षमता होगी, ना उनमें कोई सोचने की शक्ति होगी। तो समाज की गतिशीलता के पथ को अग्रसर करने के लिए स्त्रियों को भी बराबर का दर्जा देना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे कैसे ज़रूरी है, सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था तभी सुचारू रूप से चल सकती है जब स्त्री और पुरुष दोनों को समान अस्तित्व प्राप्त हो, है ना, दोनों को समान हक प्राप्त हो समाज में। ठीक है, स्त्रियों को भी अपनी फैमिली, अपना समाज, अपना परिवार, अपने धर्म, सबके लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हो, तभी हो सकता है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट है, और कोई भी डाउट रहेगा ना तो एक कमेंट कर देना, रिप्लाई हमेशा मिल जाएगा। सेकंड है उन्नति तथा विकास हेतु। स्त्रियों को उन्नति और विकास की प्रक्रिया में पृथक रखा जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार स्त्रियों के बिना परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति तथा विकास संभव नहीं है। स्त्रियां तभी अपना पूर्ण योगदान
प्राप्त कर सकेंगी जब वे सामाजिक संगठनों और संस्थाओं के संपर्क में आने के अवसर प्राप्त करेंगी। यानी कि जब भी विकास की बात होती है क्या बोला जाता है, जेंट्स अलाउ हैं, लेडीज़ नहीं। अरे तुम बाहर क्या करोगी, अरे तुम ये डिसीजन का क्या करोगी, तो वो उन्हें हक नहीं दिया जाता, हक नहीं दिया जाएगा, तो उनकी कार्य क्षमता जैसे बढ़नी चाहिए ऐसे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं सार्वभौमिक शिक्षा हेतु, यानी कि हमेशा सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष की गांधी जी ने भी ये हमारी तालीम दी थी, है ना, गांधी जी की तालीम में डिस्कस है। तो कुछ रूढ़िवादियों का मानना है कि स्त्रियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, जबकि उन्हें करना तो घर का चूल्हा चौका ही है, तो उन्हें शिक्षा भी नहीं दी जाती। आज भी अपने आसपास देख लो, अगर कोई गरीब लोग हैं उनके पास मान लीजिए 10 रुपये हैं, तो वो क्या सोचेंगे, 10 रुपये में से 5 का खर्चा चला लो, 5 का अपने बेटे को पढ़ा लो, बेटी को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, वो उसे शिक्षा का अधिकार भी नहीं दे रहे। तो इसलिए हमारा सबका मानना है ये कि सार्वभौमिक शिक्षा हो, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी अपने बच्चों को एजुकेशन दे, चाहे वो बेटा हो या वो बेटी हो। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु, यानी कि प्रजातांत्रिक मूल्य जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय इत्यादि की स्थापना स्त्रियों के साथ निम्न दर्जे का व्यवहार करके कदापि संभव नहीं है। प्रजातांत्रिक मूल्य यानी कि देश को आगे बढ़ाना, जनता के बारे में सोचना, वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगी अगर स्त्रियों को उनके हिस्से का हक नहीं दिया जाएगा। कदम कदम पे अगर उन्हें उनकी अवहेलना की जाएगी, है ना, उनकी सोच के बारे में टोंट किया जाएगा, कुछ बोला जाएगा, तो जब तक हमारा समाज डेवलप ही नहीं होगा, हमारा देश आगे ही नहीं बढ़ेगा, जब तक स्त्रियों को समान हक नहीं दिया जाएगा। अंधविश्वास तथा कुरीतियों की समाप्ति हेतु, स्त्रियों से संबंधित अंधविश्वास और कुरीतियाँ हमारे समाज में सर्वाधिक है, क्योंकि पुरुष सामाजिक व्यवस्था के केंद्र हैं। समर्थ और समन्वय में कोई दोष नहीं है। हमारे समाज में यदि स्त्री विधवा हो जाए तो उसी को दोष, पुत्री को जन्म दे तो भी उसे दोष दिया जाता है, ठीक है, बच्चे नहीं हो रहे तो भी उसे दोष दिया जाता है, डायन को लेटा, पता नहीं क्या क्या, व्रत हो, विधि हो, पूजा हो, विधान हो, सब क्या लेडीज़ करेगी। तो अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। जब तक ये अंधविश्वास ख़त्म नहीं होंगे, हमारे देश में ये पितृसत्तात्मकता ख़त्म नहीं होगी, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये कुछ अंधविश्वास भी है, आपको पता है, हमेशा माना जाता है अगर किसी लेडीज़ का हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो क्या कहते हैं, अरे ये अशुभ है ना, उसके बेटी हो गई तो अरे सिर्फ बेटी हो रही है, बेटे नहीं हो रही, ये अशुभ है ना। ये चीज़ें हमेशा से मानी गई है, हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। तो ये भी एक पॉइंट अब आ जाते हैं 6 पॉइंट पे, जो कि है सॉरी 6 पॉइंट, स्त्रियों की सुरक्षा हेतु, स्त्रियों को सुरक्षात्मक दृष्टि से सामाजिक संगठनों के साथ अंतःक्रिया नहीं करने दी जा सकती। यानी कि कुछ काम हो, समाज के साथ मिलना हो, तो हम क्या करते हैं, स्त्रियों को नहीं लेके आते वहाँ पे। क्यों? अरे उसकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं होगी भाई, वो कोई चीज़ नहीं है जिसे टच करने से वो ख़राब हो जाएगी, है ना। तो क्यों नहीं होगी, तो सुरक्षा हेतु भी उन्हें बाहर नहीं लेके जाया जाता। सामाजिक संगठनों में उनकी क्रियाएं नहीं कराई जाती। 7 पॉइंट, आत्म प्रकाशन हेतु, मनुष्य ने अपने विचार तथा भावों को दूसरों के समक्ष प्रकाशित करने की तीव्र उत्कंठा होती है, अभिव्यक्ति होती है, परंतु ये ऑप्शन स्त्रियों को प्राप्त नहीं होता। मैं हूँ, ठीक है, मेरा मन था चैनल बनाऊँ, आप सबके साथ अपनी सोच शेयर करूँ, थिंकिंग शेयर करूँ, आपको पढ़ाऊँ, बट पुराने टाइम में हम आएंगे तो लेडीज़ को ये हक ही नहीं दिया जाता था कि तुम अपने मन से कुछ कर सकती हो, और नहीं कर सकती तो स्टिल डेवलपमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, 8 पॉइंट पर आ जाते हैं, निर्णय क्षमता का विकास, पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज में आज भी निर्णय लेने के लिए अधिकतर जो है पुरुषों को ही हक दिया जाता है, और स्त्रियों से सदैव उपेक्षा की जाती है। यानी कि कोई काम है, ठीक है, घर में किसी चीज़ का निर्णय लेना है, ये काम कैसे होना है, तो लेडीज़ के निर्णय को कभी वैल्यू नहीं दी जाएगी, हमेशा जेंट्स के निर्णय को ही वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है कि कभी भी लेडीज़ों को उनका हक नहीं दिया जाता, उनसे कुछ पूछा नहीं जाता, घर में ये करना है, कैसे करना है, क्या करना है, समाज में हमारा ये है, हमें कहीं पैसे देने, कहीं से पैसे आने। घर में लेडीज़ों का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रखा जाता, क्योंकि उन्हें निर्णय लेने की सोचा जाता है कि इनमें निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है, इनमें सोच ही नहीं है, वो खुद से डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, पितृसत्तात्मकता और उसके नीड एंड इम्पोर्टेंस का। ठीक है, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर देना अपने ग्रुप में।
बीएड का ग्रुप होगा ना, वहाँ पे शेयर कर देना। अच्छी लगी हो और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, रिप्लाई हमेशा मिलता है। सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।